हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन, जिसमें हम बनाने वाले हैं एक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है सोडियम हेक्सानाइट्राइटो एन कोबाल्टेट। वो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हमारे पास ये इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसको हम आज प्रिपेयर करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सोडियम नाइट्राइट कंपाउंड चाहिए हमें 10 ग्राम। तो हमने ये अमाउंट डबल लिया है, 20 ग्राम हमने लिया है। और हमने लिया है 6 ग्राम हमारे पास कोबाल्ट नाइट्रेट लिया है। उसके साथ हमें चाहिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जो हमने कैसे बनाया है, हमने 3 ml लिया है हमारे पास ग्लेशियल एसिटिक एसिड। उसके बाद 3 ml लिया है हमने वाटर। तो हमने इस तरीके से ग्लेशियल एसिटिक एसिड हमने काम में लिया है। तो अब हमारे पास जो सोडियम नाइट्राइट कंपाउंड है उसको हम 10 ml वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। हमारे पास ये मेजरिंग सिलेंडर है, उसको हम ये हमारे पास यदि हमारे पास 10 ग्राम सोडियम नाइट्राइट होता तो हम 10 ml लेते। अब हमने अमाउंट को डबल किया है, इसका मतलब हमारे पास अब 20 ग्राम सोडियम नाइट्राइट है। तो उसको हम डिज़ोल्व करेंगे हम 20 ml वाटर में। जनरली हमारे पास यदि ये अमाउंट वाटर का ज़्यादा होता तो सोडियम नाइट्राइट जो है वाटर में बहुत ही अच्छा सॉल्यूबल है, तो वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता। लेकिन हमारे पास जो अमाउंट है वाटर का वो बहुत कम है, इसका मतलब ये जल्दी से डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने से इसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, बर्नर पर रखेंगे और ग्लास रॉड से इसे अच्छे से स्टिर करते रहेंगे और इसको गर्म करने के लिए रख देंगे। और ये जो हमारे पास सोडियम नाइट्राइट है ये कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें हमारे पास जो 6 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट था वो हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से ग्लास रॉड से बढ़िया मिक्स करेंगे। जिससे होगा क्या कि ये जो सॉल्यूशन है कोबाल्ट नाइट्रेट जो है इस सोडियम नाइट्राइट के साथ कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। तो हमने इस सॉल्यूशन को बर्नर पर गर्म करने के लिए रखा था। तो आप देखें इसमें जो सोडियम नाइट्राइट है वो इस 20 ml वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया। तो हमारे पास ये एक सॉल्यूशन बना। इसमें हम क्या करेंगे, इसको ठंडा करके इसमें हम डाल देंगे कोबाल्ट नाइट्रेट। जो हमने 6 ग्राम हमने वे किया था वो इसमें हम डालेंगे। इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये सॉल्यूशन जो है वो अब ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें हमने जो वे किया था कोबाल्ट नाइट्रेट वो इसमें हम डिज़ोल्व करेंगे। डिज़ोल्व करने के बाद इसको कंटिन्यू ग्लास रॉड से हम स्टिर करेंगे और ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा इसमें। तो उसके बाद इसमें जब हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालेंगे तो होगा क्या कि हमारे पास ग्लेशियल एसिटिक एसिड से HNO2 बनेगा। और HNO2 हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो कोबाल्ट जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसको कन्वर्ट करेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और NO नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो जैसे ही हम इसमें ग्लेशियल एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन डालेंगे तो उससे होगा क्या कि ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनेंगे बहुत सारी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जो इसमें इन सिटू में जो HNO2 बना था वो कोबाल्ट +2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है कोबाल्ट +3 में। तो ये अब ये जो है कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है हमारे पास 6 ml है, 3 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्लस 3 ml इसमें वाटर। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालते रहेंगे। और इसमें आप देखोगे कि जो ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स निकलेगी वो किसकी फ्यूम्स होगी, नाइट्रस ऑक्साइड की फ्यूम्स होगी। आप देखें इसको ध्यान से, इसको अच्छे से स्टिर करें। ये जो फ्यूम्स दिख रही है आपको ये है NO नाइट्रस ऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि कोबाल्ट +2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कोबाल्ट +3 में और साथ में NO गैस रिलीज हो रही है। इसको तब तक स्टिर करते रहना है जब तक ये फ्यूम्स जो निकलनी है वो बंद नहीं हो जाए। जो NO गैस है इसको बाहर निकालना है हमें कम्प्लीटली। उसके बाद इसको वापस से ठंडा करके इसमें हम डालेंगे इथेनॉल। इथेनॉल क्यों डालते हैं, क्योंकि हम इसमें सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं। सॉल्वेंट चेंज होने से क्या होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी और हमारे पास जो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके क्रिस्टल बनेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। देखें आप देखें जो फ्यूम्स बन रही थी नाइट्रस ऑक्साइड गैस की वो धीरे धीरे कम हो चुकी है। लेकिन फिर भी आप देखें इसमें जो है हल्के हल्के से झाग बन रहे हैं। इसका मतलब अभी भी इसमें से गैस जो है NO गैस वो बाहर आ रही है।
तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन तैयार हुआ था, इसमें हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड किया था, जिससे आपने देखा कि नाइट्रस ऑक्साइड की जो है बहुत सारी फ्यूम्स बाहर निकली थी। अब इसमें से वो NO गैस पूरी कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है। अब मेरे पास इथेनॉल है। इथेनॉल मैंने लिया है 20 to 30 ml मैंने इथेनॉल लिया है। अब मैं इसमें इथेनॉल ऐड करूँगा और इसको कंटिन्यू स्टिर करूँगा। अब मैंने इथेनॉल इसमें जो डाला है वो किस लिए डाला, उसका एक फ़ायदा है कि मैंने इसका सॉल्वेंट चेंज किया, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो वाटर में सॉल्यूबल है। तो मैंने क्या किया, इथेनॉल डाल दिया और इथेनॉल डालने से उसकी हमने सॉल्युबिलिटी को कम किया। और अब हम इसको ओवरनाइट या 2 घंटे 3 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो होगा क्या कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, या फिर उसके जो क्रिस्टल बने वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और फिर हम उसको डिकेंटेशन प्रोसेस के द्वारा उसको फिल्टर कर देंगे। और हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करके स्पैचुला की हेल्प से हम उसको जो पेट्री डिश है उस पर ले लेंगे। अब ध्यान रखें कि जो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा, ये हमारे पास जो एयर में मॉइस्चर होती है उसको कैच करके ये जो वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको सुखाने के लिए हमें डेसिकेटर का यूज़ करना है। डेसिकेटर में इसको सूखने के लिए रख देना है। हमारे पास इसको फिल्टर पेपर पे लेंगे तो इथेनॉल एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है जो थोड़ी देर में उड़ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास जो ड्राई फॉर्म में हमारे पास जो कंपाउंड बचेगा उसको पेट्री डिश या किसी और में लेके डेसिकेटर में रखना है सूखने के लिए। फिर उसको हम पाउच में पैक करके हमें फाइल में लगाने के लिए तैयार है। इसका वेग करके हम इसकी यील्ड भी निकालते हैं। हम प्रैक्टिकल फाइल में हम जब लिखते हैं तब इसकी परसेंटेज यील्ड और यील्ड लिखते हैं, और हमारे पास जो ये कंपाउंड बना उसको एक पाउच में पैक करके रिजल्ट में लगाते हैं। तो ये हमारे पास था हमारे पास थी इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन जिसका नाम था सोडियम हेक्सानाइट्राइटो एन कोबाल्टेट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट का। थैंक यू सो मच। तो अभी जो हमने प्रिपरेशन की थी सोडियम हेक्सानाइट्राइटो एन कोबाल्टेट थर्ड की, तो उसकी एक बार केमिकल रिएक्शन के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो कंपाउंड बनाया था उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na3CO NO2 का होल 6। तो इसका जब IUPAC नाम लिखते हैं तब जो हमें पता है कि जो हमारे पास जो एनाइन पार्ट है, सबसे पहले कैटाइन पार्ट का IUPAC नाम लिखा जाता है, जिसमें हमारे पास सोडियम स्पेस हमारे पास ये क्या है NO2 क्या होता है, नाइट्राइट। तो यहाँ पे 6 है तो हेक्सा नाइट्राइटो एन कोबाल्टेट। कोबाल्ट जो है, देखो दो चीज होती है, एक होता है ऐसा CO, एक होता है ये CO। तो दोनों में फर्क है, एक कार्बोनिल है और एक कोबाल्ट है। तो लिखते समय ध्यान रखें इस बात को। तो हमारे पास जो मेटल सेंटर है उसको हम लिखेंगे कोबाल्टेट, और ये थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे आगे लिखेंगे हम थर्ड। एन क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो कोबाल्ट से जो लिगेंड अटैच है वो विद तो कोऑर्डिनेट है वो नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट है। यदि यही अगर ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट होती तो हम इसको एन की जगह हम क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना कभी कि जैसे वाटर एज हम लिगेंड यूज करते हैं, जैसे कोई भी मेटल है तो इससे जब वाटर को जैसे इसको वाटर एज ए लिगेंड हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। ऑक्सीजन को हम बताते हैं कि वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड है, और जैसे हम दूसरी वाटर मॉलिक्यूल को एज ए लिगेंड दिखाते हैं तो हम इसको उल्टा लिखते हैं ना H2O। तो इसी तरीके से यहाँ पे यदि ऑक्सीजन के साथ यदि कोऑर्डिनेट होता तो हम इसको इस तरीके से लिखते ONO, इस तरीके से लिखा जाता। लेकिन यहाँ पे किससे कोऑर्डिनेटेड है, नाइट्रोजन से, तो इसीलिए ये किससे कैसे लिखा जाता है, NO2, और यहाँ पे जो IUPAC नाम है उसमें नाइट्रोजन लिखा जाएगा। अब हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होती है, तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हमने कोबाल्ट जो नाइट्रेट लिया था उसको सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया और उसमें हमने एसिटिक एसिड डाला। तो होता क्या है कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें जो कोबाल्ट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, थर्ड। लेकिन हमने जो कोबाल्ट नाइट्रेट लिया था उसमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सेकंड। इसका मतलब हमारे पास जो हमने एसिटिक एसिड डाला तो हमारे पास जो ये HNO2 बना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि इसमें जो कोबाल्ट जो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको कन्वर्ट कर देता है कोबाल्ट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब हमारे पास जो रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट रिएक्शन होगी वो हमारे पास ये वाली रिएक्शन होगी। इसमें जो हमने वो ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स निकली थी वो थी नाइट्रस ऑक्साइड, NO गैस, और हमारे पास जो कंपाउंड बना था वो बना था Na3CONO2 का होल 6। यदि मैं हमारे पास इसमें जो होती है वो परसेंटेज यील्ड निकाली जाती है कि हमारे पास थियोरेटिकल
हमने जो अमाउंट लिया था कंपाउंड का वो इतना था, उससे इतने ग्राम हमारे पास प्रोडक्ट बनना चाहिए। और हमारे पास जब हम इसको लैब में परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास एक्चुअल में प्रोडक्ट कितना बना, तो उसी तरीके से एक परसेंटेज यील्ड निकाली जाती है। तो वो कैसे निकाली जाती है, ध्यान से देखिए। हमारे पास जो ये बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री यदि देखूं तो हमारे पास 1 मोल है कोबाल्ट नाइट्रेट का, 7 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है सोडियम नाइट्राइट के साथ, और एसिटिक एसिड के 2 मोल है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 1 मोल बन रहा है। हमने जो इसका अमाउंट लिया था, कोबाल्ट नाइट्रेट का जो अमाउंट लिया था वो लिया था 6 ग्राम, इसका लिया था हमने 20 ग्राम, और ये जो एसिटिक एसिड हमने लिया था वो एक्सेस में लिया था, और हमारे पास डैश कर दो यहाँ पे प्रोडक्ट। अब मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कैसे पता करेंगे कि हमारे पास जो कंपाउंड जो हमारे पास लैब में जो डब्बे होते हैं उस पे हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट है उसका लिखा रहता है। जैसे हमारे पास जो कंपाउंड है कोबाल्ट नाइट्रेट का, तो ये 6H2O का भी मॉलिक्यूलर वेट इसमें शामिल है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 291.03, इसका होगा 69, और ये इसकी हमारे पास जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हमारे पास ये एक्सिस में है, और इसका आता है 404, यानी 404 हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है। अब हमारे पास वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, तो हम मोल जो पढ़ते हैं, हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि जो मोल हम निकालते हैं वो निकालते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास। तो हमारे पास वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो 6 डिवाइड बाई 291.03, तो हमारे पास इसके मोल आएगी, किसके, कोबाल्ट नाइट्रेट के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.02061, और इसी तरीके से हमारे पास जो सोडियम नाइट्राइट है इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 20 डिवाइड बाई 69, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे 0.2898। ये हमारे पास एक्सिस में है तो इस पे रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी, और हमारे पास ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अब हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.02061। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है या फिर हमें पता लगाना है कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट मींस हमारे पास इस रिएक्शन में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सबसे पहले खत्म होगा, यानी जो पूरा प्रोडक्ट बनेगा वो उस पर डिपेंड करेगा जो इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसके 1 मोल कोबाल्ट नाइट्रेट का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 7 मोल सोडियम नाइट्राइट के साथ। तो हमारे पास एक्चुअल में कितना है, हमने जो लिया था वो टोटल नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री से तो आता है कि 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 7 मोल सोडियम नाइट्राइट के साथ, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास 1 मोल है नहीं। हमारे पास कितना अमाउंट है, 0.02061 मोल है। तो इतना 1 मोल कोबाल्ट नाइट्रेट रिएक्ट करके हमारे पास 7 मोल सोडियम नाइट्राइट से रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास कितना मोल है कोबाल्ट नाइट्रेट का, 0.02061 मोल रिएक्ट करेगा 7 मल्टीप्लाई बाई 0.0261। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे किसके, सोडियम नाइट्राइट के, यानी हमारे पास 0.20 मोल है वो इतने मोल के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास हमने लिया कितना है, ये हमारे पास किसके मोल आए थे, सोडियम नाइट्राइट के, लेकिन एक्चुअल में हमने जो नंबर ऑफ मोल्स लिए थे तो वो हमारे पास थे 0.2898, जो कि इससे ज्यादा है। इसका मतलब ये तो हमने एक्सेस में लिया है, तो हमारे पास ये टोटल जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारे पास कोबाल्ट नाइट्रेट पे डिपेंड करेगी, क्योंकि हमने जो है 0.02061 लिया है तो इससे पहले खत्म हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकले हमारे पास सोडियम नाइट्राइट के, हमारे पास 0.1442, तो हमारे पास एक्चुअल में कितना है 0.2898। तो ये तो हमारे पास जो मोल है वो बहुत ही कम यूज हो रहा है, ये रिएक्शन में पड़ा रह जाएगा। तो हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन सा होगा, कोबाल्ट नाइट्रेट होगा हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये जो पूरी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, कोबाल्ट नाइट्रेट पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास 1 मोल कोबाल्ट नाइट्रेट कितना मोल प्रोडक्ट दे रहा है, हमारे पास 1 मोल रिएक्ट करके 1 मोल हमारे पास प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास एक्चुअल में कितने मोल है, 0.02061 मोल है, वो रिएक्ट करके कितने देंगे, 0.0261 मोल हमारे पास प्रोडक्ट देगा। अब सेम वही बात है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स है प्रोडक्ट की, हमें वेट कैलकुलेट करना है। मोलर मास हमें पता है हमारे पास जो प्रोडक्ट बना उसका 404 है। तो यदि मैं वेट ऑफ प्रोडक्ट निकालूं तो मोल
मल्टीप्लाई बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट, तो हमारे पास इसको 404 यानी 404 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यील्ड निकल के आएगी, वो आएगी 8.32 ग्राम्स। यानी हमारे पास थ्योरेटिकली इतनी यील्ड आनी चाहिए, लेकिन अब हम परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड इतनी आ रही है, हमने जब प्रैक्टिकल में इसको परफॉर्म किया तो उसको ड्राई करके जब हमने उसका वेट लिया तो वो कितने ग्राम बन रहा है। जैसे मान लिया कि वो जैसे 6 ग्राम बन रहा है, तो 6 ग्राम डिवाइड बाई 8.32 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज निकालते हैं तब 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो यहाँ से यील्ड निकल के आएगी वो इसकी परसेंटेज यील्ड होगी। तो इस तरीके से ये जो सारी केमिकल रिएक्शन है ये हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है इसमें इन्वॉल्व होती है और इस तरीके से परसेंटेज यील्ड निकाली जाती है। इसमें खास बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन से कंपाउंड पे डिपेंड कर रहा है। कि हमारे पास जैसे यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कोबाल्ट नाइट्रेट था, तो ये कैसे निकालते हैं कि हम 1 मोल रिएक्ट करता है 7 मोल के साथ, तो हमारे पास एक्चुअल में इतने मोल है तो ये इतने के साथ रिएक्ट करेगा बाकी का, लेकिन हमने लिया कितना है रिएक्शन में 0.2898 मोल लिया है। इसका मतलब ये हमने एक्सिस में लिया है और हमें चाहिए कितना 0.14, तो जो रिएक्शन डिपेंड करेगी वो कोबाल्ट नाइट्रेट पे डिपेंड करेगी। यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो सारा प्रोडक्ट वो डिपेंड करेगा कोबाल्ट नाइट्रेट पे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं।